अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कैक्शा कि आपने हमें टाइम दिया अपना एक बिजी शेड्यूल में से, और मैथमेटिक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके स्पेशली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को जर्मनी स्कॉलरशिप के हवाले से आप गाइड करेंगी। और ये हमारा सेशन पहले की तरह जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए होता है, आज का सेशन जो है ये जर्मनी स्कॉलरशिप पे होगा। और आप लोग कोशिश करें कि जो क्वेश्चन हैं वो जर्मनी के ही रिलेटेड करें, क्योंकि बाद में कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो फिर वो मिक्स अप कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चन जो हैं वो रह जाते हैं उनका आंसर करना। तो हमारी जो स्पीकर हैं कहकशां, ये जर्मनी से पीएचडी कर रही हैं। सो ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द जर्मनी। सो थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स का कि जिन्होंने हमेशा की तरह पार्टिसिपेट किया है और इस कोशिश में हैं कि अच्छी पोजीशन पीएचडी की जो है वो ढूंढ सकें। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वेबिनार या उसका जो ऑनलाइन होते हैं हमारे सेशंस उनको सुनते हैं। तो आई थिंक सो ये किसी ने मेरे से पूछा ओनली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। देखें, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने का तरीका तो सारा सेम होता है, लेकिन कहकशां जो हैं ये पीएचडी की स्टूडेंट है, तो कोशिश करेंगी कि जो पीएचडी की जहाँ पर पोजीशंस होती हैं उनको ये थोड़ा सा ज़्यादा बता सके। सो ये एज अ जर्नल भी हो सकती है वेबिनार, और जो ज़्यादा ये फोकस होगा मैथमेटिक्स पे होगा। सो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम बाद में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहकशां की जो इन्होंने अपनी स्लाइड्स तैयार की हैं उसके बारे में हमें गाइड करेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करें। सो आई थिंक सो टाइम काफ़ी हो चुका है, 3:04 हो चुके हैं पीएम, तो हमें जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू कैक्शा। लेट्स स्टार्ट प्लीज। Thank you so much all for inviting me to this talk, and thanks to all participants for being here. I'll try my best to share all the points that I already know, and आपके जो answers हों questions होंगे उनका भी answer मैं करने की कोशिश करूँगी अगर मुझे पता हुई तो obviously. So क्या नजर आ रही हैं slides? हेलो मुझे मुझे तो शेयर नहीं जो है आपकी स्क्रीन शेयर नज़र नहीं आ रही कैक्शा। ये फिर क्यों हो गया एक सेकेंड अभी ये अभी अभी यस शेयर हो गई स्क्रीन। और क्लियर है मतलब इतना है यस। कि लिखा हुआ नजर आ रहा है या मैं जी उसको जी, थोड़ा बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके आज हम बात करेंगे एमएस पीएचडी स्कॉलरशिप से ओपन पोजीशंस जो कि जर्मनी में होती हैं तो the very first question is why we should choose Germany. So इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट फ्री हायर एजुकेशन। अब फ्री हायर एजुकेशन क्यों? बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पे आपको सेमेस्टर फ़ी पे करनी पड़ती है, यहाँ पर आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए सेमेस्टर फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। जो एक आपको बहुत मिनिमम अमाउंट पर सेमेस्टर पे करनी पड़ती है जिसको आप कहते हैं सेमेस्टर टिकट। अब सेमेस्टर टिकट का जो मोस्ट पार्ट होता है उस अमाउंट का इट्स बिटवीन टू 200 टू 300 लाइक मैं 256 पे कर रही हूँ पर सेमेस्टर। उसका जो इस अमाउंट का ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो आपके टिकट सेमेस्टर टिकट में इस तरह जाता है कि आप जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आपके लिए फ्री है। एक आपको स्टूडेंट कार्ड मिलता है, उसमें आपको कुछ अमाउंट डलवानी पड़ती है और अदर यूजेस लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैंटीन से लंच करना चाहते हैं, आपको बहुत चीप रेट पे लंच प्रोवाइड किया जाता है मतलब बुक्स वगैरह के लिए जो कि यहाँ पर लाइब्रेरीज़ हैं, उस पे भी डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप कोई बुक्स खरीदते हैं तो, अगर आपके पास वो स्टूडेंट कार्ड हो तो। इसके अलावा आप अपार्टमेंट के लिए या कुछ और इस तरह की ज़रूरियात है तो स्टूडेंट पैकेजेज़ होते हैं जिसमें आपको
छोटा-मोटा सामान किचन का या इस तरह उसके भी पैकेजेज़ बने हुए होते हैं, तो वो इस उस चीज़ में आ जाते हैं। तो ये बहुत मिनिमम अमाउंट जो होती है वो सेमेस्टर टिकट की वो आपकी जाती है उधर अम, अपने यूज़ के लिए होती है। क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम येस ऑफ कोर्स जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री है, इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, इनके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं, एक अच्छी लैब्स हैं इनके पास, आप बहुत कुछ इन केस अगर आप एक ऐसी रिसर्च फील्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं डेटा एनालिसिस का, अगर आपके पास डेटा अच्छा नहीं है अगर आपके लैब वाले आपको अच्छा डेटा प्रोवाइड नहीं कर सके अनफॉर्च्यूनेटली बट इनके पास अल्टरनेट रिसोर्सेज क्या हैं कि इनके जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे ये कांटेक्ट करेंगे और आपको एनीवे वो प्रोवाइड करेंगे ये चीज़। लाइक हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती बट इनका जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये अपने स्टूडेंट्स को हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उनकी स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनकी रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। थर्ड पॉइंट अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट। I will discuss it in later, like in upcoming slides when I will discuss the stipend. So मैं फिर ये बताऊँगी कि मैंने अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट क्यों लिखी। अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट इन जर्मनी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक बहुत अदर कंट्रीज़ जहाँ पर भी बहुत एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही है जो कि जर्मनी में है, लेकिन लिविंग कॉस्ट वहाँ पर बहुत एक कॉस्टली कह लें तो जर्मनी में वो थोड़ी कम है। फोर्थ पॉइंट दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने ऊपर वाले पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है कि आपको एक मज़हब के लिहाज से आज़ादी हो। यहाँ पर मज़हब के लिहाज से आज़ादी है, इवन देयर इज़ नो ड्रेस कोड आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, आप अपने कल्चर को लेकर चलें, मज़हब को लेकर चलें, आपको नमाज़ का टाइम चाहिए, रमज़ान है, जो भी है, आपको ये लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। लाइक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत अच्छे मेरे इंस्टीट्यूट वाले मिले हैं, तो बाकी जर्मनी में शायद ऐसा ना हो बट मैंने बाकी जगहों पे भी ट्राई किया है लाइक मुझे एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा और कॉन्फ्रेंस जो थी वो जो उसमें थी क्या कहते हैं यहूदियों की इबादत गाह उसमें थी। मैं सेक्रेटरी के पास गई और उसको मैंने बोला कि मुझे नमाज़ के लिए रूम चाहिए, तो वो मुझे अपनी इबादत गाह में ले गई उस रूम में कि आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ लें। मैंने बोला नहीं यहाँ पर तो नहीं, मुझे कोई कोई और मतलब रूम दे दिया जाए। तो उन्होंने फिर मेरे लिए एक और रूम अरेंज किया और मैं तो उसकी शुक्रगुज़ार थी ही कि उसने मेरे लिए ये किया, बट वो भी बहुत खुश थी कि उसने मेरी हेल्प की। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे अगर कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है और मुझे इस तरह की सिचुएशन हो, तो ये लोग जो है वो इस चीज़ की बड़ी केयर करते हैं कि आपने इबादत करनी है और आपको टाइम दिया जाए। तो जर्मनी में जो है वो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अच्छे-बुरे लोग फिर हर जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ एक लाइक कुछ कंट्रीज़ में जो प्री प्लान रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मज़हब के हवाले से, रेसिज़्म या कुछ इस तरह का, वो यहाँ पर नहीं मुझे देखने को मिला। Scholarship for master students. The first scholarship and obviously famous scholarship जो है वो डार्ट स्कॉलरशिप है। लिंक गिवन है आप अगर इसके डार्ट पोर्टल पे जाएँ, ये लिंक यहाँ पर है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Go to this link, like read first time, if you don't understand, read second time, read third time. क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं, लेंथी है, बट आप हाइलाइट करते जाएँ। हर प्रोग्राम के लिहाज से आपको डिफरेंट इसकी वो मिलेगी रिक्वायरमेंट्स और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको करना पड़ेगा। Stipend 934 euros for MS students per month, and that scholarship covers like health insurance, personal liability insurance. Sometimes ये एक क्या क्या उसको क्या लेते हैं पार्शली आपको वो करते हैं सपोर्ट करते हैं जो कि ट्रैवल अलाउंस होता है। और सम केसेस में क्या होता है कि आपको मंथली अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अगर आपकी फैमिली यहाँ पर है बट केस टू केस ये वेरी करता है, डिफरेंट है। इवन कि जो प्रोग्राम है जो आपने चूज़ किया है, जो आपने स्कूल चूज़ किया है या इंस्टीट्यूट ये उस पे बड़ा डिपेंड करता है कि
उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स दे रही हैं। तो ये एमएस के लिए yes, 934 euros पर मंथ बट टैक्स फ्री। टैक्स उसमें आपको नहीं पे करना पड़ता। सॉरी कैक्शा, आपने रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं तो इस इसमें कैक्शा कैमरा आपने खुद से ऑफ किया हुआ है जी, या? जी। क्योंकि आपकी वीडियो नहीं आ रही। आपने खुद से ऑफ किया हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है? हुँ, अभी भी नहीं आ रही? यस, अभी आई है। ओके, लेट्स आर और सॉरी। स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? यस, या वो यस। भी नहीं हो रही? नहीं, नहीं हो रही है। स्टार्ट। हाँ, ओके, थैंक थैंक यू। मैंने ऑफ नहीं किया हुआ था बट मैंने उसको ऑफ करके ऑन किया तो शायद हो गया। यू। ओके, मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कहाँ पे थी? ये रिक्वायरमेंट्स। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए? इफ यू आर गोइंग टू चूज़ लाइक जर्मन डॉट कोर्स, लाइक इंग्लिश डॉट कोर्स नहीं है बट वो जर्मन डॉट है, तो फिर आपको यू हैव टू मीट B1 लेवल प्रोफिशिएंसी जो जर्मन लैंग्वेज की है। आपको एक ऑफिशियल स्कोर चाहिए होगा B1 लेवल का। बट अगर आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश डॉट है, देन आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ऑफिशियल स्कोर चाहिए होगा, वो आइल्स हो सकता है, वो टोफल या अगर कोई और, मोस्टली तो यही चलते हैं। बट आप अपने प्रोग्राम का देखें कि उसमें उन्होंने क्या माँगा हुआ है, बट होता है ये। तो उसका उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना स्कोर चाहिए, पेपर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड जो भी है, कंप्यूटर बेस्ड, तो वो आपको सबमिट करवाना होगा। डार्ट के लिए जो जनरल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वही एक डार्ट एप्लीकेशन पोर्टल पे जाते हैं। वहाँ पर आप अपनी क्या कहते हैं, एप्लीकेशन जनरेट करेंगे। एक वो एप्लीकेशन हो जाएगी, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा, वही कॉमन चीज़ें जो हमें हर स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करवानी पड़ती हैं। सीवी हो गया, डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स, लैंग्वेज प्रूफ जो भी है आपका वो, और अगर आप एम्प्लॉयी हैं देन यू विल हैव टू सबमिट अ कन्फर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो डाट के लिए आपको चाहिए। बट एडिशनली आपको वो प्रोग्राम देखना पड़ेगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रही हैं। वो इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उनकी जो है वो क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। वो आपसे कुछ और भी डिमांड कर सकते हैं। तो बट डार्ट के लिए जो है ये बेसिक्स हैं। ये लिंक गिवन है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स पड़ी हैं। आप इनको थॉरोली रीड कर सकते हैं कि ये क्या है, और बहुत ईज़िली मतलब समझी जा सकती हैं, कुछ इसमें ऐसे मुश्किल है नहीं। वही डॉट स्कॉलरशिप वो एमएस के लिए, अब पीएचडी के लिए भी सेम ही है। कुछ उसमें प्रोग्राम का और या क्या कहते हैं उसको, स्टाइपेंड डिफरेंट है, मीन्स 1200 यूरोस देते हैं। लेकिन वही है कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, बाकी वही आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कि वो आपको, और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि वो आपको कुछ फैमिली के लिए, अगर आपकी अपनी फैमिली बुलवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, पार्शली सम टाइम, और सम टाइम कभी आपको दे भी देते हैं, ये जो ट्रैवल अलाउंस होता है। इसकी वही रिक्वायरमेंट्स हैं और वही बेनिफिट्स हैं। प्रोग्राम जिसमें आता है वो 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए आपको एक सुपरवाइज़र चाहिए। वो आपको एक कन्फर्मेशन लेटर देगा सबमिट करने के लिए। अब आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल खुद से करेंगे, मतलब आप उस पे काम करना चाहते हैं। दैट वन इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। द अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इज़ दैट द research proposal or a research project is like provided by your institute, सुपरवाइज़र, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर जो भी है, उनका अपना कोई एक चल रहा है, आपने जाके इस पे काम करना है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो ये 2 तरह के इसमें आ जाते हैं, बट आपको एप्लीकेशन के लिए चाहिए होगा, अगर स्ट्रक्चर्ड है यानी आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल के साथ जा रहे हैं, तो आपको सुपरवाइज़र की कन्फर्मेशन चाहिए। अगर तो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसके लिए आपके उस प्रोग्राम, उस प्रोजेक्ट का कोई कोऑर्डिनेटर होगा, वो लेटर देगा, या फिर उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होगा। ये भी यहाँ पर लिंक गिवन है, आप इसको देख सकते हैं।
वो जो मैं लिविंग कॉस्ट का बोल रही थी, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पार्ट टाइम डार्ट के साथ क्यों आपको अलाउड किया गया है। वैसे यहाँ पर स्टडीज़ के साथ आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड है। मतलब सेल्फ वालों को भी और कुछ स्कॉलरशिप वालों को भी। एम्प्लॉयमेंट वाले जो होते हैं, वो डिपेंड करता है कि अपने उस पे अपने जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उनसे एक परमिशन लेटर लेंगे और फिर तब इवन के डार्ट के लिए भी आपको एक अप्रूवल चाहिए। डार्ट से आपको अप्रूवल चाहिए क्योंकि 934 यूरोज़ जो एमएस को दिए जा रहे हैं और 1200 यूरोज़ जो पीएचडी को दिए जा रहे हैं, सम टाइम ये अ अ, सिटी लाइक म्यूनिख या बर्लिन। म्यूनिख इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, बर्लिन भी बहुत एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन पैसों में गुज़ारा नहीं होता। तो डार्ट आपको अलाउ करता है कि आप जॉब पार्ट टाइम जॉब कर सकें। अब पार्ट टाइम जॉब का भी ये है कि आप एक तो डार्ट से अप्रूवल लेंगे, अपने सुपरवाइज़र से भी या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से भी आपका एक लेटर होगा, आप वो अप्रूवल लेके फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब के लिए अप्लाई करना भी एक यहाँ पर एक क्या इसको मैं कहूँ, अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तो फिर तो डार्ट कभी-कभी लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी उसी प्रोग्राम के अंदर आपको 6 मंथ का एक वो फ्री में करवा देते हैं या फिर आपको स्टाइपेंड देते हैं अलग से कि आप लैंग्वेज कोर्स कर लें। बट लैंग्वेज कोर्स यहाँ पर उस तरह एक्सपेंसिव है नहीं, कुछ की फ़ी है और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कदरे बेहतर हैं। बट अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, कम्युनिकेट करना लोगों से नहीं आता, तो फिर बड़ा मुश्किल है, आपको बहुत ऑड किस्म की जॉब्स करना पड़ती हैं। अब जब आप डार्ट से अप्रूवल लेंगे, तो उसमें आपको एक फ़िक्स्ड लिमिटेड क्या कहते हैं, वर्किंग आवर्स या 20 आवर्स आई थिंक पर पर वीक हैं। उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते और जो अमाउंट आप अर्न करेंगे, दैट वन इज़ आल्सो लिमिटेड लाइक 520 यूरोज़। If your earning exceeds 520 euros, then they will deduct that exceeding amount from your stipend. Like अगर आप 550 पर मंथ आपने अर्न किए, तो वो जो ऊपर 30 यूरोज़ होंगे, वो आपके स्कॉलरशिप में से कट कर लिए जाएँगे। तो एक लिमिटेड अमाउंट है, आप उसी में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं। तो वो जो अगर तो आप एक लेस एक्सपेंसिव सिटी में हैं, लाइक मैं जैसे जहाँ पर रह रही हूँ, यहाँ पर अपार्टमेंट्स वगैरह चीप हैं। ज़्यादा खर्चा जो है वो अपार्टमेंट का ही हो जाता है, फिर तो गुज़ारा हो जाता है, लेकिन अगर सिटी बहुत एक्सपेंसिव है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट साथ में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए आपको अलाउ किया गया है, तो आप कर सकते हैं। अ, बीएमएस पीएचडी प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम है जर्मनी में जिसको बीएमएस प्रोग्राम कहते हैं। ये एक स्कॉलरशिप है जो कि बर्लिन मैथमेटिकल स्कूल प्रोवाइड करता है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं इसकी पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर 2 तरह के वो हैं जो बीएमएस पीएचडी प्रोग्राम है, 2 तरह के फेजेज़ हैं। First one like phase 1 scholarship and the second one is phase 2 scholarship. Phase 1 scholarship duration इसकी 18 months है, but the further 6 months is extendable और जो phase 2 है ये 24 months के लिए और इसके 12 months जो है वो extendable है या लाइक बाद में एक्सटेंड हो जाता है। फेज़ 1 स्कॉलरशिप के लिए 1000 यूरोज़ हैं और दूसरा जो फेज़ 2 है वो 1600 यूरोज़ हैं। फेज़ 1 के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, आपके पास बैचलर्स डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं और फेज़ 2 के लिए मास्टर्स डिग्री। बट बीएमएस में एक चीज़ क्या है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आप फेज़ 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बट आप ये चाहते हैं कि आप रिसर्च से पहले कुछ सब्जेक्ट्स जो आपके रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट हों, उस पे आपको बहुत अच्छी ग्रिप हो। तो आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में मेंशन करेंगे कि मैं पहले फेज़ 1 अटेंड करना चाहता हूँ। तो फिर आपको वो फेज़ 1 के लिए कंसीडर करेंगे बट ये आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखना होगा। तो फिर आप फेज़ 1 से होते हुए फेज़ 2 तक जाएँगे, तो ये आपकी पीएचडी होगी। बट अगर और ऐसा भी होता है कि आपके पास मास्टर डिग्री है, आप फेज़ 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और वो आपका जब इंटरव्यू देखते हैं,
अब वो आपको एक ऐसा कैंडिडेट समझते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव है, लाइक उसमें कैपेबिलिटी है, वो आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, बट द सेम टाइम कुछ क्या कहते हैं, कुछ कमी है, जो वो समझते हैं कि आपका कुछ एरिया नॉलेज का या कुछ इस तरह या कोई चीज़ किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए वो आपको फ़ेज़ 1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं। फिर आपको फ़ेज़ 2 ऑफ़र नहीं करते, वो कहते हैं कि आप पहले फ़ेज़ 1 से होके फ़ेज़ 2 पे जाएँ। तो ये बीएमएस प्रोग्राम है। लिंक यहाँ पर गिवन है। इस स्कॉलरशिप में भी वही हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं इंक्लूड, वो आपको खुद से देनी होगी और टैक्स फ्री है, टैक्स आपको कोई नहीं देना होगा। टैक्स के नाम पे मेरे ख़्याल में एक चीज़ यहाँ पर ये दी जाती है, जैसे कि मेरा भी टैक्स फ्री है बट मुझे एक पर मंथ 18.18 यूरोज़ 36 सेंट्स ये वो चीज़ है क्या कहते हैं, भले आप टीवी देखते हैं या नहीं देखते, रेडियो सुनते हैं या नहीं सुनते, यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट पर मंथ आपको देनी पड़ती है हर हाल में। और इंश्योरेंस जो है अगर इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड नहीं है तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 2 तरह की इंश्योरेंस होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्राइवेट इंश्योरेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत चीप इंश्योरेंस भी यहाँ पर है, लाइक मेरी 125 है बट 125 से कम भी है। अगर आपको डॉक्टर्स के पास रेगुलर कोई चेकअप वगैरह नहीं चाहिए तो फिर आपके लिए ठीक है, लेकिन आपने अगर डॉक्टर्स के क्लिनिक के चक्कर लगाने हैं तो फिर आपको अच्छी वाली इंश्योरेंस लेनी होगी और यहाँ पर मेडिकल का जो भी एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, जर्मनी में पीएचडी स्कॉलरशिप या ओपन पोज़ीशंस किस तरह हैं? अब स्कॉलरशिप्स तो वो जो एक डॉट स्कॉलरशिप था या बीएमएस था वो तो डिस्कस कर लिया। बट बाकी जो आते हैं लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड या वो प्रोजेक्ट किसी इंस्टीट्यूट के अंडर होगा, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से आया होगा, किसी इंडस्ट्री से आया होगा। आपके सुपरवाइज़र के पास है, अब उसके पास अथॉरिटी है या पीछे किसी इंडस्ट्री के पास है कि पेमेंट वहाँ से आ रही है। ये ओपन पोज़ीशंस होती हैं। अब इन पे जो ये लोग हायर करते हैं स्टूडेंट्स को वो 2 तरह के हैं, एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है और एक स्टाइपेंड बेस्ड है। अब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड क्या है कि ये एज़ अ डॉक्टरल स्टूडेंट भी हायर करते हैं और एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट भी हायर करते हैं, बट इनको एज़ एन एम्प्लॉयी कंसीडर किया जाता है। अगर पोज़ीशन 100% है तो आप पीएचडी की डिग्री यहाँ से नहीं ले सकते। पीएचडी की डिग्री के लिए रूल है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है उसको कम लेवल पे आना होगा, लाइक मोस्टली 50%, 65%, इन सम केसेस इट्स लाइक 80% आल्सो। सो लाइक आपको कुछ ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको बोलेंगे कि कुछ क्लासेस लेनी है यहाँ पर या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे होते हैं, उनके लिए आपको रिसर्च प्रपोज़ल लिखना होता है, कहीं पे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होती हैं, कुछ लीड करना होता है, कुछ भी। तो डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, सिर्फ़ आपका अपना रिसर्च वर्क नहीं होता। और अगर तो आपका अपना या ये जो है ये 50 या 65% इस तरह, बट हाँ, इसमें एक ये चीज़ अच्छी होती है कि अगर तो ये आपको जो पेमेंट मेंशन की गई है, उसमें ये देखा जाता है कि ये इंस्टीट्यूट किस सिटी में है, आपको किस सिटी में रहना है, वहाँ के एक्सपेंसेस क्या हैं, तो उस लिहाज से ये अमाउंट सेट की जाती है और इस लिहाज से भी अमाउंट ये सेट की जाती है कि आपसे कितना काम लिया जा रहा है। 50% वालों से थोड़ा कम काम लिया जाएगा, 65% वालों के लिए वो ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे, तो अमाउंट भी उस तरह इंक्रीज़ करती है और इसमें ये है कि अगर आपका पीछे कोई एक्सपीरियंस है लाइक जॉब का या इस तरह, तो आपका वो उसमें कंसीडर होता है क्या कहते हैं इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो कुछ यूरोज़ से हैं। लाइक यहाँ पर एक स्टूडेंट से मैंने पूछा तो 2 इयर्स उसका एक्सपीरियंस था जॉब का, तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड यहाँ पर आई है 50% पे। तो उसका 80 टू 90 यूरोज़ जो है वो जो जॉब एक्सपीरियंस था उस वज़ह से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुए हैं मतलब तक है। लेकिन फिर इसमें आपको जो टैक्स वग़ैरह है वो खुद से देना पड़ता है। स्टाइपेंड वालों का टैक्स मेरे वो ये मेंशन होता है, समटाइम्स स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है बट उसमें टैक्स देना पड़ता है और समटाइम्स वो लिख देते हैं कि टैक्स फ्री है बट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो है ये इसमें तो टैक्स होता है, आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को बुलवा लेते हैं लाइक कोई बंदा या बंदी मैरिड है तो फिर वो फैमिली के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो टैक्स रिड्यूस हो जाता है। अगर बच्चे हैं तो और भी टैक्स रिड्यूस हो जाता है। जो स्टाइपेंड बेस्ड होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। उसमें आपको
आपकी उस तरह की ड्यूटीज़ नहीं होती, जैसे वो एक डेडलाइन गिवन होती है और आपने उस डेडलाइन पे कोई प्रपोज़ल सबमिट करवाना है या आपने कोई टॉक देनी है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ बोलना है, ये सारा कुछ कोई पेपर सबमिट करवाना है, ये सारे टास्क इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। स्टाइपेंड बेस्ड में थोड़ा ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं आप। इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड ड्यूटीज़ नहीं होती। फाइनेंशियली ये जो आपको सपोर्ट करते हैं वो अमाउंट भी उसी तरह सिटी मतलब ठीक-ठाक ही उस अमाउंट में आपका गुज़ारा हो जाता है। और इसका स्कॉलरशिप या जो स्टाइपेंड है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। आप किस स्कूल में हैं, कौन-सा इंस्टीट्यूट है, प्रोजेक्ट किस तरह का है, सब्जेक्ट एरिया कौन-सा है तो मैथमेटिक्स बट मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे रिसर्च एरियाज़ हैं। कोई एप्लीकेबल है मेडिकल की फ़ील्ड में, कोई इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में, आपकी प्रोग्रामिंग उसमें बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। तो ऐसे अ, ऐसी जो पोज़ीशंस होती हैं उनका स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियसली उनका क्या कहते हैं बेनिफिट्स उनके ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स इस तरह प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती हैं। ये वाले मैंने कुछ यहाँ पर इसके अलावा भी देखा करें बट ये वो जो इंस्टीट्यूट इनके जर्मन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स जो कि जहाँ पर ओपन पोजीशन जिनकी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं। अब इसमें अलग से भी होती हैं पोजीशंस और पार्टनरशिप में भी होती हैं। लाइक ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, तो कोलैबोरेट करने पे इनका एक इंस्टीट्यूट होता है, बन जाता है या कोई ग्रुप बन जाता है। तो फिर उसमें भी ये बट इनकी वेबसाइट पे जब आप जाके देखें तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आप इनकी वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहा करें। मेरी सजेशन ये है कि आप योर एक्सेस वेबसाइट को कंसिस्टेंटली रेगुलरली चेक किया करें। वहाँ पर इस तरह की पोज़ीशंस जो हैं वो की जाती हैं क्या कहते हैं पोस्ट की जाती हैं। पब्लिश जब वहाँ पर होती हैं तो आप उनको हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी योर एक्सेस को नहीं देखते। अ, बाकी आवाम देखती है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि एज़ कम्पेयर टू स्कॉलरशिप दीज़ पोज़ीशंस आर ईज़ी टू गेट। तो आप इनको टारगेट बनाएँ, ये जो ओपन पोज़ीशंस होती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप इन पोज़ीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बैकग्राउंड की सम टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इतनी। लाइक मैं प्योर मैथमेटिक्स की थी और अभी मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में हूँ, बट मुझे इन्होंने एक टास्क दिया था। ये देखना चाहते थे कि मैं उसके लिए कैपेबल हूँ कि नहीं। तो मैंने कुछ और स्टूडेंट से भी यहाँ पर पूछा, उनको भी ऐसा बट अगर तो वो देखते हैं कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड उससे रिलेटेड है तो नहीं, लेकिन अगर वो इस तरह की कोई चीज़ दे देते हैं तो आप वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया करें। एक इंटरव्यू हुआ यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आप आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कि इस तरह की सिचुएशन फेस करना पड़े तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। हमारे इंस्टीट्यूट में इंटरव्यूज़ हुई है और इन्होंने इसी तरह का टास्क दिया उन लोगों को, वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड थे। उसमें हुआ क्या कि अम, उन्होंने टास्क दिया और जिस दिन प्रेज़ेंटेशन थी, एक बंदा तो अपीयर ही नहीं हुआ और एक बंदा जो अपीयर हो गया उसने बोला कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इस टास्क को देखता। तो ये क्यों सिलेक्ट करेंगे फिर आप लोगों को? तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। ऐसे भी होता है कि ये आपको कोई टास्क दें तो फिर आपको वो करना पड़ता है। अब वो ये नहीं कहते कि ये ए टू ज़ी बिल्कुल आप रिज़ल्ट्स जो उनको चाहिए वही ले आएँ, बट वो आपकी कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं कि आप वो कर सकते हैं या नहीं, आप डेडिकेटेड हैं या नहीं हैं। तो इन पोज़ीशंस में ये चीज़ें देखी जाती हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्मेशन अगर आप स्टूडेंट हैं और तो आपको स्टडी वीज़ा चाहिए और अगर एम्प्लॉयमेंट बेस पे जा रहे हैं तो फिर आपको वर्क वीज़ा चाहिए। दोनों की लिंक गिवन है, थोड़ी-सी इनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, बाकी सेम है। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए अच्छा जब आप अगर लेट्स सपोज़ कोई इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट कर लेता है, तो आपने पहले तो अप्लाई करना है उसके लिए क्या कहते हैं एम्बेसी के पोर्टल पे जाके तो अपॉइंटमेंट के लिए आपने अप्लाई करना होता है कि आपको अपॉइंटमेंट कब मिलेगी एम्बेसी में। तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एमएस के लिए है, पीएचडी के लिए है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, लाइक स्टूडेंट वीज़ा है, रिसर्च वीज़ा है। सेल्फ वाले बेचारे मारे जाते हैं, बहुत लटकाते हैं उनको, बट जिनका स्कॉलरशिप है या एमएस में जिनका सीजीपीए 3.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.5
आई थिंक 3.7 है, अगर से उतना या उससे ज़्यादा है तो वो 3.7। कितना? 3.7। 3.7, तो इनको अपार्टमेंट जल्दी मिलती है, इवन स्कॉलरशिप वालों को जल्दी मिलती है। मुझे 15 दिनों में अपार्टमेंट मिल गई थी और फिर वीज़ा मेरे 2 दिन के अंदर अप्रूव हुआ था। तो स्कॉलरशिप वालों के लिए ये वो एक होता है। अच्छा, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब एक पूरी गाइडलाइन वहाँ पर दी गई है। आप जाएँ वेबसाइट पे और वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे-जैसे चाहिए उन्होंने नंबर वाइज़ उनको रखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे आप उसी तरह अरेंज करने हैं। फ़ी का एक चीज़ जो एम्बेगस सी है इनकी वेबसाइट पे, वो ये है कि कराची कंसुलेट्स के लिए लोगों ने मेंशन किया है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है, वो आप कैश दें और बाकियों के लिए, इस्लामाबाद वालों के लिए वो कुछ मेंशन नहीं है। तो इस्लामाबाद वाले हमेशा वो इस चीज़ में होते हैं कि पता नहीं हम कैश लेके जाएँ या बैंक ट्रांसफ़र होगा या क्या होगा, उनके लिए भी कैश ट्रांसफ़र ही होता है। बट अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है और आपका स्कॉलरशिप है, तो आपको कोई फ़ीस सबमिट नहीं करवानी। सेकंड चीज़ कराची कंसुलेट्स वालों के लिए है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन उनके लिए मस्ट है, इस्लामाबाद वालों के लिए नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद वाले अपने पास रखें। मुझसे भी उन लोगों ने माँग लिया था, उस वक़्त नहीं था, तो मुझे वहाँ पे बैठ के लिखना पड़ा। बट आपके लेटर ऑफ जो आपको डायरेक्टर, सुपरवाइज़र जिसकी तरफ से भी जो एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, वो उनको आप बोलें कि आपका नेम स्पेलिंग ठीक लिखें। जो डेट है स्टार्ट करने की, वो मेंशन करें। आप किस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, टेंटेटिव ही भले हो बट वो टाइटल मेंशन होना चाहिए। मेरा टाइटल नहीं मेंशन था, इस वज़ह से उन लोगों ने मुझसे लेटर ऑफ मोटिवेशन माँगा, एक सिर्फ़ फॉर्मेलिटी होती है। तो ये चीज़ें सुपरवाइज़र को बोलें कि उसमें ज़रूर मेंशन करें कि अगर ये चीज़ें हाँ स्टार्ट करने की डेट आई थिंक ये मैं बोल चुकी हूँ। तो एक स्टूडेंट का जैसे कि नेम स्पेलिंग ठीक नहीं थे, उसके सुपरवाइज़र से गलती हो गई, तो फिर उसका मज़ीद 15-20 दिन के लिए लटक गया था काम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें और जो टेंटेटिव टाइटल है रिसर्च आप जिस उस पे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, वो भी मेंशन करवा लिया करें। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर अब वही बात है कि सारा खर्चा जो होता है वो आपके रहने का है, बाकी खाने-पीने का अब मैंने फूड एक्सपेंसेस जो डाले हैं वो 200 टू 300 200 में आप बहुत अच्छा आपको ये नहीं कि पेट पे पत्थर बाँधने पड़े और आपको बड़ा कोई भूखा रहना पड़ेगा या अपनी ख्वाहिशात मारनी पड़ेंगी। 200 में बहुत ईज़िली आपका गुज़ारा हो जाता है। 300 जो मैंने मेंशन की है 2 से 300 वो इस वज़ह से अगर आपको हर दूसरे दिन बाहर जाकर रेस्टोरेंट पे खाना है तो फिर आपको हाथ खुला रखना पड़ेगा, पैसों के मामले में भी। सिटीज़ टू सिटी ये चीज़ें एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं। लाइक मैंने पहले मेंशन किया कि म्यूनिख जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है। वहाँ पर एक शेयर्ड अपार्टमेंट में एक रूम आप लें तो वो 700 यूरोज़ या उससे ज़्यादा में मिलता है। वहाँ पे स्टूडेंट शेयर्ड रूम तक ले लेते हैं। यहाँ पर अब जैसे कि मैं हाले में रहती हूँ तो यहाँ तो आपको 350 में एक अपार्टमेंट मिल जाता है। ये जो अपार्टमेंट की मैंने वो बता रही हूँ ये अनफर्निश्ड होते हैं, यहाँ पे फर्निश्ड वाला वो के कुछ इस तरह का नहीं है, अगर आपको फर्निश्ड मिलता है तो उसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस टेनर था उसने अपनी चीज़ें सेल की हैं और आप वो बाय कर रहे हैं, तो ये है। बट हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से आपको एक वो कहते हैं ना बल्ब का जो होल्डर है वो भी लगा हुआ नहीं होता, वो भी खुद लगाना पड़ता है। और सम केसेस में आपको कुछ हाउसिंग अथॉरिटीज़ की तरफ से फ्रिज और एक फिटेड किचन मिल जाता है, बट मोस्टली ये अनफर्निश्ड होता है। तो ये जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट भी शामिल नहीं है, तो वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख़्याल में 40 टू 50 चली जाती है और कुछ इससे नीचे भी आ जाते हैं, लाइक लोग 30 भी पे कर रहे हैं और इंटरनेट जो है वो उसके स्टूडेंट डिस्काउंट्स पे भी मिल जाते हैं। 15, 20, 30 यूरोज़ में इस तरह पर मंथ। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसमें एक ट्रिक ये होती है कि एक्सपेंसेस अगर पूरे नहीं पड़ रहे इस तरह आप अफ़ोर्ड नहीं कर रहे कि आपने वो क्या करना है एक सिंगल रूम अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं वो, तो शेयर्ड अपार्टमेंट में चले जाएँ, वहाँ पे आपका शेयर्ड रूम होगा सॉरी रूम सेपरेट होगा बट किचन और बाथरूम शेयर्ड होता है, शेयर्ड अपार्टमेंट का ये मतलब है। अ, अगर वो भी लाइक म्यूनिख और बर्लिन में तो समटाइम्स स्टूडेंट शेयर्ड रूम लेते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव
वो सिटीज़ हैं। इवन कि सिटीज़ के अंदर भी कुछ बहुत एक्सपेंसिव, लाइक सिटी सेंटर जो होता है वो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है बाकी एरियाज़ की निस्बत अगर देखा जाए। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अगर नियरेस्ट कोई विलेज है, कोई और एरिया है अंडर कंस्ट्रक्शन या इस तरह, तो वहाँ पर जाके रहने लग पड़ते हैं। इनकी ट्रेन चल रही है, ट्रैम्स जिनको मेट्रो टाइप वो चल रही हैं, तो उसमें कोई इस तरह का इश्यू नहीं होता, मतलब आने-जाने का आपको तकलीफ़ थोड़ी उठानी पड़ेगी। लेकिन ये है कि आपको ये सारे एक्सपेंसेस फिर वो आपके बजट में आ जाएँगे। अम, प्रीवियसली मैं डिस्कस तो कर चुकी हूँ कि आपको जॉब के लिए अलाउड किया जाता है, तो फिर आप कुछ वहाँ से एक्सपेंसेस निकल आते हैं और कुछ ये सारा कुछ करके तो फिर आप ये सारा कुछ मैनेज करते हैं। बाकी इंश्योरेंस का भी मैंने बता दिया और बस यही है इसमें, और तो कुछ ऐसे है नहीं। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो फिर आप मुझसे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन थी। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। मैम सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, बट मुझे जस्ट काइंडली बता सकते हैं कि पीएचडी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं मैथमेटिक्स के लिए, और काइंडली ये अगर वो शेयर कर दें, या कोई आपका ऐसा सोर्स ईमेल जो मुझे आप प्रोवाइड करें उसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूँ, ताकि वहाँ पे आप जो मेरे साथ मैंने शेयर कर दें। जो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं वो आपको जवाब प्रोवाइड कर देंगे। उसमें मैंने इंस्टीट्यूट भी मेंशन किए हैं, बट आप अगर स्कॉलरशिप है तो वो डार्ड है, बीएमएस है, उसके लिंक्स भी मैंने स्लाइड्स में दे रखे हैं। अगर आप ओपन पोजीशंस देखना चाहते हैं तो फिर तो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास अगर कोई फंडेड प्रोजेक्ट है तो वो अनाउंस करेंगे, वो जब पब्लिश करेंगे आप योर एक्सेस देखें, उनके जो मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट हैं जो मैंने लिस्ट दी है उसके अलावा भी देखें। तो वहाँ पर होंगे, आप रेगुलरली चेक करते रहें और फिर उन पोज़ीशंस पे आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ये आपके फिर हार्ड वर्क पे है। बट स्लाइड्स में सारा कुछ मेंशन है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे डिटेल में। वहाँ पे हर उस जो मैंने जो चीज़ मेंशन की है उसके नीचे लिंक भी गिवन है, तो आप उस लिंक पे जाएँ, आप देखें तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। जवाब भी मुझे आप ये स्लाइड कैसे प्रोवाइड कर देंगे, काइंडली जरा शेयर बताइएगा। ओके, आई थिंक सो आप मैथमेटिक्स मीडिया में होंगे तो मैं उधर शेयर कर दूंगा, तो आई थिंक सो आप तक पहुंच जाएंगे। सो मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ जवाद भाई, मुझे तो ये हमारे एक टीचर है उन्होंने ये शेयर किया था मेरे साथ, ये जूम लिंक वगैरह। तो अगर कोई आप लोग का ग्रुप है वो मुझे जरा बता दीजिएगा प्लीज कि काइंडली। मैं ना इधर चैट में शेयर कर देता हूँ, बट क्वेश्चनिंग हमने लेनी है एक तरतीब से। तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया था, फिर हमें जवाब देना पड़ा। तो मैं ना इधर जो चैट है वहाँ पर शेयर कर देता हूँ उस ग्रुप का लिंक। सो नेक्स्ट जो है वो अक्सा, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा नाम अक्सर साबिर है। अभी मैंने रिसेंटली एमफिल कंप्लीट किया मैथमेटिक्स में। लेकिन किसी वजह से मिसगाइड होने की वजह से समझ लें मैंने थीसिस नहीं किया। तो अब हुँ। मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए कि मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए मतलब इसकी के बेस पे जाना है। आपने उम, थीसिस नहीं किया। मोस्टली जो पीछे आपको थीसिस सबमिट कराना पड़ता है, वो यही देखना पड़ता है क्योंकि आप एक फंडेड पोज़ीशन पे जा रहे होते हैं या आप एक ऐसे प्रोग्राम में जा रहे होते हैं जहाँ पे आपको रिसर्च करनी होती है। तो अगर स्टूडेंट को बिल्कुल ही रिसर्च की नो हाउ नहीं है तो वो उसकी सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है, सामने वाला उसको सिलेक्ट नहीं करता। बट अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छे से बना हुआ है और आपको पता है, आप फिर भी प्रूव करती हैं कि यस आई कैन डू, तो फिर मैंने मेरा वैसे आपकी बात काट रही हूँ, मैंने वैसे पब्लिकेशंस पे काम करना स्टार्ट किया हुआ है। हुँ, मेरा सीजीपीए भी 3.64 है। तो ऐसा नहीं है ठीक कि है। मैं कर नहीं सकती हूँ। तो उसके लिए मैं यही पूछना चाह रही थी कि बेस्ट मेरे लिए फिर क्या रहेगा, मैं मास्टर्स में अप्लाई करूँ या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि मैं वहाँ पे रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकूँ। रिसर्च के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं, उसमें एज़ सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका प्रीवियस लाइक आप ओपन पोज़ीशंस पे अप्लाई करती हैं, तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल देखा जाता है हाँ जी। कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह किया, आप उसको किस तरह फिर प्रेज़ेंट कर रही हैं।
तो प्रीवियस कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, बट आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगी, ये मैं ओपन पोजीशंस की बात कर रही हूँ, मैं भी स्कॉलरशिप की तरफ नहीं आई। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट आप देखिएगा कि वो क्या कहते हैं। बट मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बगैर रिसर्च उनका मतलब नहीं था एमएस में, कोई थीसिस वगैरह नहीं किया हुआ था, बट उनका रिसर्च एक्सपीरियंस था, मीन्स कि वो कर सकते थे। तो हाँ जी। उन्होंने किया। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो फिर स्कॉलरशिप में भी जैसे कि अब डार्ट स्कॉलरशिप का मुझे पता है, तो डार्ट स्कॉलरशिप, अब डार्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप थीसिस के साथ वो सबमिट करवाएँ, बट आपके जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, जो क्रेडिट आवर्स हैं, वो फिर उससे मीट करने चाहिए कि वो जर्मन इनके जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे अलाइन करते हैं या नहीं करते। अगेन बात फिर वही आ जाती है कि डार्ट की अपनी तो कोई इस तरह की वो नहीं है, बट डार्ट सिर्फ़ एक एप्लीकेशन है, वो सिर्फ़ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, बट वो एप्लीकेशन आप उस इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड करती हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर रही होती हैं। तो फिर आप उस इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट्स देखेंगी। इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट्स पे जो भी वो माँगेगी, फिर वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट आई गेस कि कोई इस तरह का इश्यू नहीं है, अगर आपको रिसर्च की नो हाउ है और आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल वो अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकती हैं, डिफेंड कर सकती हैं तो। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है कि कुछ कंट्रीज में ये है कि मैं एमएस सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकती हूँ, मुझे एक दो टीचर ने गाइड किया था। तो यहाँ पे ये है ऑप्शन? एमएस सेकंड ईयर में मुझे जर्मनी का तो कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कुछ इस तरह का है। एक बीएमएस का है, वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एमएस की आपके पास डिग्री है, लेकिन फिर भी आप जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि मेरी रिसर्च का वो नहीं है, तो अगर आप चाहती हैं कि आप उससे मतलब वो होके गुज़रें दोबारा, तो वो फिर आपको होगी पीएचडी ही, लेकिन आपको फ़ेज़ 1 से गुज़रना पड़ेगा, फ़ेज़ 1 से होके फ़ेज़ 2 तक आप जाएँगी। तो तो एक उसके वो लिए मुझे चीज़, अप्लाई करना पड़ेगा कि टीचर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा? बीएमएस ये आपको बीएमएस के पोर्टल पे आप जाएँ, जी। लिंक गिवन है और वहाँ की उनकी डेडलाइन्स गिवन है कि फ़ेज़ 1 कब ओपन होता है और फ़ेज़ 2 कब ओपन होता है। तो जी। वहाँ पे सारा प्रोसीजर मतलब बहुत अच्छे तरीके से गिवन है। अगर आप उस पे चाहें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह करना है। जी कुछ ऐसे बहुत शुक्रिया मैम, बस यही पूछना था। थैंक यू। वेलकम। उस्मान खालिद। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉक। अच्छा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अगर अगर हमें स्कॉलरशिप मिल जाता है दाद या बीएमएस या जर्मन पीएचडी स्कॉलरशिप, तो क्या हमें ब्लॉक अमाउंट तब भी हमें वो जो 32 लाख बनता है वो भी हमें नहीं, देना पड़ेगा? नहीं, स्कॉलरशिप के लिए आपको ब्लॉक अमाउंट तो वो जो ब्लॉक अकाउंट होता है वो तो उसके लिए होता है, क्या कहते हैं, सेल्फ वालों के लिए होता है, आपको स्कॉलरशिप के लिए नहीं चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं चाहिए होती। और मैम सेकंड, आपने जो वेबसाइट का बताया कि हमें कंटिन्यूसली उनको देखना चाहिए, वेबसाइट के बारे में दोबारा गाइड कर दीजिए कि कौन सी वेबसाइट है जर्मन? ये रेक्सिस वेबसाइट है, उस पे आप फ़िल्टर लगाएँ। आप 1 कैक्टा सेकंड, काइंडली उसको चैट में लिख दें ताकि इनको क्लियर हो जाए। 1 सेकंड। मैं शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक जो है। हुँ। और मैम एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर के थ्रू जाएं, मतलब कोई रेफरेंस के थ्रू, तो फिर देन तब भी हमें क्या स्कॉलरशिप सॉरी ब्लॉक अमाउंट जो है वो शो करवानी पड़ेगी नहीं, कि नहीं? नहीं। देखिए, अगर आपका वो है ना एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है पोज़ीशन, तो फिर आपको वो एक देते हैं, क्या कहते हैं, एक लेटर देते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो उसमें फिर आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की इस तरह की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि आप आपको पे देंगे, यानी उसमें बेसिकली मेंशन होगा, लेटर में आपको प्रोफेसर ये मेंशन करेगा। जी, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट है मोहम्मद सदीक। थैंक यू वेरी मच सर। कैक्शा मेरा आप सवाल म्यूट ये हैं, है कि सर अनम्यूट जब कर हम लें काइंडली। जब सर मेरा सवाल ये है कि जब हम मेरा स्कॉलरशिप सेलेक्ट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनिशियल जो खर्चा होता है वहाँ पे, तो हम वो ऑन द स्पॉट हमें मिल जाती है, या हम अपने इनिशियल खुद अपने आप को सपोर्ट करेंगे पर सम वीक या सम मंथ? हाँ,
मेरा माइक वो था, म्यूटेड था, तो मैं इस क्वेश्चन के भी आंसर जो है वो पिछले वाले के साथ ही देती हूँ, जो पीछे एक भाई ने पूछा कि ब्लॉक अकाउंट का क्या है? अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस पे आते हैं, तो आपके लेटर में लिखा होगा कि पर मंथ आपको इतनी पे मिलेगी, तो वो इनफ है। मीन्स कि आपका एक क्या कहते हैं, एक सोर्स है इनकम का, यानी बेसिकली जो आपको किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं, तो वो आपका सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं ना कि आप रहने के, खाने-पीने के कहाँ से पूरे करेंगे? या तो ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए या फिर कोई सोर्स होना चाहिए जहाँ से पेमेंट वगैरह आती है। तो यस एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो चीज़ मेंशन होती है, और जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड भी उसमें मेंशन किया जाता है। अब वो कब मिलता है, वो आपको मंथ के स्टार्ट में, मोस्टली मंथ के स्टार्ट में दे देते हैं। एम्प्लॉयमेंट का आपको एंड पे मिलता है। आप बात कर सकते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आप अपने डायरेक्टर से, अपने सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं। जब मैं आई थी, मतलब हम स्टूडेंट्स को तो पहले ही मिलता है। इवन कि मुझे जो मेरा ट्रैवल अलाउंस था, वो भी मुझे पहले ही दे दिया गया था। मिलता वो एंड पर है। जब मैंने बात की थी, उस वक़्त टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो जब मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने मुझे वो अमाउंट दे दी। होती वो एंड पे है, बट उन्होंने मुझे पहले दे दी। तो स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिल जाता है, और अगर नहीं तो आपको 1 मंथ के जो हैं वो एक्सपेंसेस अपने साथ लेकर आने पड़ते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वो था उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट मंथ के उसने खुद से किए थे, बट उसको मतलब मिलते टाइम पर हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप कोई फँस जाएँगे या इस तरह। और मैम इसमें बैंक स्टेटमेंट जो होता है बैंक में इनिशियली पैसे जमा करवाना, ये ज़रूरी नहीं, होता कुछ है? भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए कुछ भी क्या नहीं है। स्कॉलरशिप, सिंपल सी ओपन बात है पोज़ीशन, कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कुछ भी नहीं है। यह सिंपल सी बात है कि अगर आपको कहीं से भी फंडिंग हो रही है, उनकी कंडीशन होती है जर्मन एम्बेसी की कि 934 934 यूरो अगर आपको कहीं से भी फंडेड मतलब कर रही है, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट है या कहाँ कहीं से आपको स्टेपमेंट मिल रहा है, तो फिर ना तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है और ना ही ब्लॉक। सिंपल सी बात है। अगर स्कॉलरशिप है तो उसके जैसे कि कैक्शन ने बताया कि उसके फायदे हैं, एक तो अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल जाती है और दूसरा आपको इस तरह की कोई चीज़ जो है वो। बट आई थिंक 934 से लेस कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये, मेरे ख्याल में अमाउंट यहीं से स्टार्ट हो रही है। यस यस मे बी, लेकिन उन्होंने ना एम्बेसी की वेबसाइट पे था कि 934 ना मंथली अगर आपको हुँ, फंडिंग हो रही है तो फिर आपको किसी ब्लॉक अमाउंट की हुँ। जरूरत नहीं। आई थिंक वो डार्ट की वज़ह से उन लोगों ने सेट की है, मे क्योंकि डार्ट मास्टर्स वालों को 934 मिल रही है। बी एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो है वो अब्दुल्ला है। अस्सलामुअलैकुम मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जर्मनी की जो इंग्लिश कोर्सेज होते हैं उसके लिए आइलेट्स मैंडेटरी है, ऑब्वियसली मैंडेटरी होगा, और मिनिमम स्कोर जो है ना वो कितना कितना बैंड जो है ना वो रिक्वायर्ड है। आप डार्ट के लिए पूछ रहे हैं या वैसे पूछ रहे हैं? डॉट के लिए। डार्ट के लिए आपको आइल्स आई थिंक 6 बैंड है। मैंने 6 स्लाइड्स बैंड में है। मेंशन किया है, डार्ट के लिए ये है, और बाकी अगर आप कहीं पर कोई और वो करते हैं, बस इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वो वेरी करता है। यानी हो सकता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट हो, बट डार्ट की ये है 6 बैंड आपको होना चाहिए। उसमें कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड ये डिफरेंट है। लेकिन आपको ये चाहिए, बट अगर आप किसी ओपन पोजीशन पे या कोई स्टाइपेंड बेस्ड किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर कोई आप कर रहे हैं, तो फिर वो तो आपका वो भी चल जाता है। क्या कहते हैं, आप अगर आपकी प्रीवियस स्टडीज जो थी इंग्लिश वो प्रोफेशनल। इंग्लिश उसमें थी, तो फिर आपको नहीं चाहिए होता। बट ये डिपेंड करता है उसके ऊपर इंस्टीट्यूट पे कि वो आपसे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। थैंक यू मैम। मेरा एक्सपायर हो चुका था, इसलिए मैंने पूछा कि अगर मैंडेटरी दोबारा दे दूँ। सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप बहुत इंटरप्शन है आपकी वॉइस में, तो आपकी साइड पे। मैम मेरा वाला जो था ना आइल्स वो एक्सपायर हो चुका था ना, तो मैंने कहा कि अगर मैंडेटरी है तो मैं दोबारा दे दूँ। तो एक्सपायर हो चुका है, तो ज़ाहिर है वो तो मतलब आप उनके पोर्टल पे जाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपायर कहीं पे भी चलता है, बट आपको अगेन देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। और ये डार्ट जो है ना ये कब ओपन होते हैं, जनवरी में या सितंबर नवंबर में? आप उनके पोर्टल पे चेक करें, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट का तो नहीं पता, बट थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। सो नेक्स्ट महीन तनवीर।
महीन तनवीर, हम आपको नहीं सुन पा रहे। नो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सो नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ जाते हैं। आई थिंक सो अब नेक्स्ट जो है उसने अपना नेम तो नहीं लिखा है, डॉट लगाया हुआ है। चलें उसको डॉट से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट डॉट। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बताया कि बीएमएस पीएचडी प्रोग्राम्स में 2 फेज होते हैं। तो अगर हम फेज 2 के लिए अप्लाई करते हैं और फेज 1 में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो तब हमें मतलब पहले जो है वो फेज 1 के जो 18 मंथ्स है वो कंप्लीट करने होंगे, इसके बाद फेज 2 में जाएंगे, लाइक हमारी पीएचडी जो है वो 3.5 इयर्स की बनेगी, इस तरह से है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको फेज 1 से होके फेज 2 पे जाना पड़ेगा। पहले आप फेज 1 की वो सारा मतलब कंप्लीट और अगर करेंगी। डायरेक्ट ठीक सॉरी, है, और अगर डायरेक्ट फेज 2 के लिए हम मतलब के सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर अगर डायरेक्ट फेज 2 के लिए हो जाते हैं सिलेक्ट, तो क्या फिर पीएचडी सिर्फ 2 साल की होगी? नहीं 3 साल की होगी। वो आगे 12 इयर्स एक्सटेंडेबल है ना, मतलब 24 मंथ्स का तो है, बट वही कि जो हाँ, समझ आई आपको? जी, जी, मुझे समझ आ गई है, ठीक है। ओके, और आप मुझे ये बता सकते हैं कि सीजीपीए को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं 3 के स्केल में? सॉरी सीजीपीए को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस पे? लाइक जर्मन हमारा से? यहाँ पे तो स्केल है ना 4 पे हमारा, जी, जी, हम्म, जर्मन में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि तो ये कोई कुछ कैलकुलेटर कन्वर्जन वगैरह का या इस कोई तरह का। वेबसाइट? देखें, इस तरह का कोई स्केल एग्जैक्ट तो नहीं पड़ा ये। फॉर हम्म, एग्जाम्पल जो यूनी असिस्ट एक पोर्टल होता है वो इसको कन्वर्ट करते हैं, बट अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये एग्जैक्ट हो। फिर भी इंटरनेट पे आप लिखें जाके कि पाकिस्तान ग्रेड इनटू जर्मन ग्रेड, तो वहां पर आपको एक स्केल नजर आएगा, वो आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा। और मैंने वो काफी कैंडिडेट्स का देखा है, 10 to 12 कैंडिडेट का, तो वो एग्जैक्ट जैसे यूनी असिस्ट कन्वर्ट करती है वैसे वो कन्वर्ट करता है, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ। ठीक है। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम डार्ट के लिए रिसर्च के बगैर, रिसर्च एक्सपीरियंस के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं? जी उसमें तो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, डार्ट में है ना कि 2 इयर्स का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस या जॉब एक्सपीरियंस? रिसर्च एक्सपीरियंस। ये तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगी तो मे बी वहाँ पर डिफरेंट हो, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो। प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, बट अगर डार्ट की अपनी ये रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको पहले डार्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, वो एप्लीकेशन लेके फिर आप यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। तो अगर डार्ट की ये ठीक है। रिक्वायरमेंट है तो फिर होगी, और अगर तो ये इंस्टीट्यूट की है तो फिर सम टाइम इंस्टीट्यूट की होती है और सम टाइम नहीं होती। बट आप डार्ट पोर्टल पे चेक करें, अगर वो है जो डार्ट पोर्टल पे गिवन है वो तो है, वो तो आपको हर सूरत में करना होगा, उसमें तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट ट्राई करें काइंडली के जो क्वेश्चन है उसको 2 मिनट या 3 मिनट में कवर करें, क्योंकि नेक्स्ट कैंडिडेट काफ़ी है और टाइम भी कम है। नेक्स्ट है इकरा नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा हमें डिलीवर किया। और मुझे बस एक ही क्वेश्चन पूछना है, वो ये कि मेरी जो फील्ड है, मैंने जैसे एमएस किया है तो मेरा एमएस में जनरल रिलेटिविटी पे था। तो अभी मैंने यूनिवर्सिटीज काफ़ी सारी सर्च की थी इसकी गूगल पे जाके, तो उसमें ये था कि उनके अलग अलग आ रहे थे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रिसर्च के रिस्पेक्टिव। तो क्या किसी दूसरे फील्ड में हम लोग कर सकते हैं अप्लाई, मतलब उसमें हो जाता है इजीली एडमिशन, या हमें अपना ही फील्ड ढूंढना पड़ेगा? देखिए आप अपना, एक जो तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आउट ऑफ बॉक्स होके देखा करें और सोचा करें। आप अगर लेट्स सपोज अगर पीछे किसी की इंटीग्रल इनइक्वालिटीज़ हैं, वो कहे कि मैंने अब खामखा इंटीग्रल इनइक्वालिटीज़ का ही ढूँढना है, तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई इस तरह का फिर वो कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या कोई पोज़ीशन मिल जाए। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेरा मेरा जो था काम वो प्योर मैथमेटिक्स में था। मैं ओपन पोज़ीशंस की बात कर रही हूँ, स्कॉलरशिप पे हम बाद में आते हैं। तो मेरा प्योर मैथमेटिक्स था, तो अब मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में कर रही हूँ।
तो मैंने तो ना कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कभी कुछ वो किया था। एक पीडीईस के कोर्स में और इस तरह के कोर्सेज़ में मैंने मैटलैब और मैथमेटिका और ये कुछ छोटे न्यूमेरिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मेरा कोई एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं था और ना मेरी फ़ील्ड टोटली डिफरेंट थी। बट मैं उसके बाद फिर जब मतलब थोड़ा बीच में मेरा गैप है एमएस से पीएचडी, तो मैंने अपना मतलब मैं कहूँ कि मैंने उसमें अप्लाइड में अप्लाई करना था। मैं अपनी फ़ील्ड को स्विच करना चाहती थी। तो फिर मैंने रिसर्च प्रपोज़ल जो प्रिपेयर किया और फिर उसको मैंने प्रेज़ेंट किया और मैंने जिस फ़ील्ड में मैं जाना चाहती थी, फिर उसका जो नॉलेज मैंने गेन किया, फिर आगे मैंने वही बताया। तो इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप एग्ज़ैक्ट फिर उसी में जाएँ। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत मुश्किल है और दूसरा मैथमेटिक्स का ये है कि देखिए अगर यही आप था। जी डार्ट जी का या डार्ट या कोई और स्कॉलरशिप अगर आप देखते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स वालों को अपनी फ़ील्ड बैठ के ढूँढते रहते हैं कि अब ये हम अलजेब्रा हैं, तो अलजेब्रा का ही करें, हम हमारा ये है, रिसर्च फ़ील्ड ये थी, तो बस वही ऐसे नहीं होता, ऐसे आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप थोड़ा उसको स्पेस को वाइड रखें, आप देखें कि उसके अंदर और क्या-क्या आ रहा है। और अगर आपको जो अप्लाइड वाले होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप होता है। मीन्स कि अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा है, आपने कुछ प्रोग्रामिंग सीखी है, कुछ की है, तो वो फिर डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। प्योर वालों के लिए थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि प्योर वालों के लिए कोई इस तरह की अपॉर्च्युनिटी नहीं है, बट जैसे कि ग्राफ थ्योरी हो गई, नंबर थ्योरी हो गई, अलजेब्रा हो गया, बहुत अच्छी इनमें भी रिसर्च आ रही है। तो आप एग्ज़ैक्टली वो ना ढूँढें, उससे रिलेटेड जो और हैं, आप उन पे भी फ़ोकस करें। मैं एक्चुअली एग्जैक्टली वही नहीं ढूंढ रही थी, मैं डिफरेंट ही फील्ड्स देख रही थी। और मैंने एक जर्मन में तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर को मेल की थी, तो उन्होंने मुझे वापस रिप्लाई किया था कि नहीं, आपका जो टोटली फील्ड डिफरेंट है, तो आप अपनी फील्ड ढूंढें। तो इस वजह से मैं बस थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी कि यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं किसी भी डिफरेंट में कर सकती हूँ, क्योंकि मैं देखिए, खुद जनरलिटी चेंज करना चाहती हूँ, मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहती फर्दर। आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल चेंज करें, लेटर ऑफ मोटिवेशन आप कहीं सबमिट करती हैं, फिर आपको उसमें बताना पड़ेगा कि मैं ये थी और अब मेरा रिसर्च इंटरेस्ट इस साइड पे डेवलप हुआ है और क्यों हुआ है, आप वो रीज़न दें कि आप इस ओके। तरफ क्यों जाना चाहती हैं। थैंक यू अगर सो मच। एग्जैक्टली ये जी बात जी। है, अगर आप एग्जैक्टली ये बताएंगे कि मैंने थीसिस में लिखा था और पीएचडी, मतलब कुछ रीजन बताएं, मोटिवेट भी ना करें, तो फिर तो इस तरह से वो आपको इनकार करेंगे। आपको बताना जी होगा, फॉर एग्जांपल आपने, आई थिंक सो हर बंदा पाकिस्तान में आई थिंक सो 6 to 8 सब्जेक्ट पढ़ता है एमफिल में। तो आपको बताना जी। पड़ेगा कि आपका पहले थीसिस इसमें लिखा है और नेक्स्ट जो आप पीएचडी पोजीशन जैसे देख के उसके कीवर्ड्स, तो आप बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट जो अपने फ्यूचर में पीएचडी जो है वो स्विच करना चाहती हूँ और क्यों करना चाहती हूँ। तो आई थिंक सो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट ओके है अब्दुल्ला। सर, एक एक सॉरी, एक चीज़ और पूछनी है मुझे मैडम से। वो ये कि अगर सबसे पहले हमें जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा डायरेक्ट ओपन पोजीशन पे, या हम किसी भी सुपरवाइजर को ढूंढ के उनको मेल कर सकते हैं? और अगर सुपरवाइजर को ढूंढना हो तो वो तो यूनिवर्सिटी की पूरी फैकल्टी लिस्ट में से एक किसी को चूज करना, यानी उनके एरियाज को स्टडी करना, उस पर तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? पहले तो बात ये है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस साइट पर है। जिस साइट पर है, आप कुछ अगर रिसर्च पेपर थी वहाँ से उठा लें, तो आप वहीं से पता चल जाएगा कि प्रोफ़ेसर्स जो हैं उनका कौन-सा प्रोफ़ेसर किस चीज़ पे, उस तरह उनकी वो भी मिल जाती है, क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस भी मिल जी जाता है। फिर आप देख लें किस यूनिवर्सिटी में है। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाती हैं, तो वहाँ से तो आपको ये पता चलेगा कि ओपन पोज़ीशंस कौन-सी हैं। अब ओपन पोज़ीशंस अगर हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या पहले सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करना है या फिर डायरेक्टली अप्लाई करना है? तो ये तो एक चीज़ अलग हो गई। बट अगर आपको कोई सुपरवाइज़र ढूँढना है, तो फिर आप पहले एक रिसर्च फ़ील्ड अपनी वो करें कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। फिर उस रिसर्च फ़ील्ड के आप प्रोफ़ेसर, ये गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट जो है, ये बेस्ट सोर्स है अगर आप यहाँ से देखें तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब्दुल्ला मोहम्मदी। जी बहुत शुक्रिया जवाद भाई। जी मैं मेरा आपसे क्वेश्चन है, बल्कि रिक्वेस्ट थी कि क्या काइंडली आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकती हैं कि आपका बीएस या मास्टर्स कहाँ से है, फिर एमएस आपने कहाँ से किया, और थोड़ा सा कि आपने ये जो पोजीशन सिक्योर की है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कर ली थी या आपको कुछ रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा? ये बेसिकली जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है, तो इफ़ यू डोंट माइंड। थैंक यू। ये तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी फिर, और टाइम, जवाब कितना बता टाइम है? दें। आप कोशिश करें कि इसको 1 मिनट में कवर करें।
अच्छा, थैंक यू। मेरा रिसर्च बैकग्राउंड जो था वो प्योर मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, बट मैं उसके बाद जब अप्लाई करना स्टार्ट हुई तो मुझे यही वाली थी कि मुझे जो पोज़ीशंस मिलती थी वो या तो मुझे इंग्लिश कंट्रीज़ की तरफ था मेरा रिसर्च वो और मैंने 3 साल अप्लाई किया और उसमें मेरे पास बहुत सारे एक्सेप्टेंस लेटर थे। क्योंकि मेरे रिसर्च आर्टिकल्स बहुत थे, तो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर लेने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। बहुत सारी जगहों पे मेरा वो कहते हैं क्या एडमिशन का मतलब चांसेस हो के तो फिर वो रह गया। अब वो मतलब कोविड का भी वो चल रहा था। लाइक एक जगह पे जो है वो इस वज़ह से उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2 जगहों पे बल्कि 2 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया, तो मेरा उस वज़ह से एडमिशन रह गया। तो ये एक वो स्ट्रगल थी, लेकिन यही करते-करते फिर जब मैंने देखा कि अब मेरे अपने फ़ील्ड में तो ये बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो फिर मैंने कहा कि अप्लाइड की तरफ जाऊँ क्योंकि प्योर का फिर ये है कि प्योर की कुछ फ़ील्ड ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। अगर उनकी तरफ मैं होती तो फिर मेरे लिए ईज़ी था, बट मेरा कोई इस तरह का वो था नहीं, तो मैं अप्लाइड की तरफ आ गई और फिर अप्लाइड पे जब मैंने अप्लाई किया तो जर्मनी में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये मेरा हो गया था, बट मैंने इटालियन स्कॉलरशिप के लिए, सीएससी के लिए बहुत कुछ किया। मेरी तो 3 साल की स्ट्रगल है। कई दफ़ा रिजेक्ट हो जाती थी, कई दफ़ा इंटरव्यूज़ देती थी। एक दफ़ा स्पेन में जैसे कि मेरा वो हुआ, बट वो सुपरवाइज़र कहता था कि एक पाकिस्तान से सुपरवाइज़र लो, एक वो, तो फिर उस तरह एडमिशन की वो बात बनते-बनते सिर्फ़ मैंने इस वज़ह से छोड़ दी कि मैं 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के बीच में नहीं सैंडविच बन सकती थी, तो फिर तो रिसर्च बैकग्राउंड अगर आपका डिफरेंट भी है तो आप स्विच करना चाहते हैं और अगर आपकी मोटिवेशन अच्छी है तो आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप, बट ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। हेलो? थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट है ओप्पो CPH। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा ये क्वेश्चन ये था कि अगर 3 से एमफिल में 3 से लेस सीजीपी है तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए? कितना सीजीपीए? 3 से लेस हो अगर एमफिल में आउट ऑफ 4। एक स्टूडेंट है यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ है मेरे इंस्टीट्यूट में, उसका 2.5 से पता नहीं ऊपर है भी कि नहीं है, बट वो यहाँ पर उसी स्टाइपेंड पे आया है जिस स्टाइपेंड पे मैं आई हूँ, तो अपने रिसर्च बेस पे आए हैं। अच्छा दूसरा ये है कि अगर नेट से ना क्लियर हो तो बगैर इसके भी हो जाता है एडमिशन दाखिल स्कॉलरशिप में, या आपका इंग्लिश क्वेश्चन प्रोफिशिएंसी समझ लेटर पे नहीं भी आया, हो आपकी जाएगा? आवाज़ क्लियर नहीं है। आपको हम क्लियर नहीं सुन पा रहे, तो काइंडली कोशिश करें या तो जो हेडफोन यूज कर रहे हैं उसको चेंज करें। मैडम मेरा क्वेश्चन ये था कि हाइट जरूरी है दाखिल स्कॉलरशिप के लिए, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी हो जाएगा? नो, हम आपको क्लियर नहीं सुन पा रहे। आप चैट में लिख दें, हम आपकी क्वेश्चन का आंसर बाद में कर देते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू। नेक्स्ट है मरियम इमरान। मरियम इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। ये क्वेश्चन है आपसे कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे साथ मूव करे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जर्मनी में कि वो जी, साथ ही मूव बिल्कुल। कर सकते हैं? क्योंकि साथ तो मैंने ऐसा नहीं साथ नहीं मूव अच्छा कर अच्छा सकती, पहले आप आएँगी अ, यहाँ पे जब सारा कुछ सेट हो जाएगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको यहाँ पर अपार्टमेंट लेना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, बहुत कुछ एक लंबा प्रोसीजर होता है, उससे गुज़रना पड़ता है। फिर उसके बाद आप उनकी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं और फिर आप मतलब अलाउड है, आप उनको बुलवा सकती हैं और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, तो फिर उसमें आपको अपनी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं, बट वो प्रोग्राम में ऑलरेडी होंगे, मेंशन्ड होंगे कि अगर वो दे रहे हैं, तो फिर तब। लेकिन है, पॉसिबल है, लेकिन कितने पहले गैप आपको आना होगा। के सो कितने गैप के बाद बुला सकते हैं? ये तो आपके काम पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पर आपका जितनी जल्दी वो सारे काम हो जाएँगे, तो फिर लाइक मैं आपको एक स्टूडेंट को बता सकती हूँ, यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एक स्टूडेंट आई है, तो अक्टूबर में वो खुद आई थी और फिर मार्च तक उसने अपने हस्बैंड और बेटी को बुलवा लिया था। तो फिर आप काउंट कर लें कितने मंथ्स हैं। ओके, थैंक यू। सो हमारे पास टाइम बहुत कम है, ओनली 5 मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीद अहमद।
नवीद अहमद के नो। नेक्स्ट है अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम। जी मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं लास्ट ईयर से अप्लाई करूं और मेरे 3 रिसर्च आर्टिकल भी हैं और काफ़ी म्यूनिक में, फ्रैंकफर्ट में और इस तरह काफ़ी मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई की, बट मुझे जो है ना कोई ना रिजेक्शन कहीं मिला है ना एक्सेप्टेंस कहीं मिला है। और मुझे मतलब ये नहीं समझ आ रहा है कि इश्यूज कहाँ पे चल रहे हैं। मैं मोटिवेशन लेटर भी मैंने चेक करवाए, तो वो भी मुझे जो टीचर्स हैं इंग्लिश वगैरह के, दोनों क्या कि जी सही लिखा हुआ है। और काइंडली आप भी अपने इंस्टीट्यूट बता दें कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है। थैंक यू। आप इंग्लिश के टीचर से मतलब आपने ग्रामर्स मिस्टेक्स के लिए वो करवाया होगा, बट आप ये देखें कि आपका कंटेंट कैसे लिखा है, वो आपकी मोटिवेशन को अच्छी तरह प्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और आप जिस 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 डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपकी सीवी अच्छे से आपने प्रेजेंट की है या नहीं की है। मतलब ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट रखती हैं कि आपकी सीवी बहुत अच्छे से हो बनाई गई हो, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपका रिसर्च प्रपोज़ल, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और फिर लक भी बड़ी वो है, अब मेहनत का फल मिल जाता है, कभी-कभी डिले होता है। मैंने भी तो 3 साल लगाए हैं, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स सारे वो करवा लें कि आपने जिस रिसर्च टॉपिक के लिए या जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। तो इन चीज़ों को चेक करवाएँ। सो ओके, नेक्स्ट है अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन इज के जैसे डार्ट स्कॉलरशिप होती है जिसमें 900 यूरो पर मंथ देते हैं, तो मास्टर्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, आइल्स वगैरह और बाकी कंडीशन भी होती हैं, जिससे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है और स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब चंद यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे TU डॉर्टमंड है, वो इंडस्ट्रियल मैथ पे स्कॉलरशिप देती है 300 से 400 यूरो पे। तो जब हम एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वो हम जो मैनुअल है वो बुक करेंगे या स्कॉलरशिप वाली बुक करेंगे? और मैं यानी कि इस पोर्टमेंट का शिकार हूँ, मेरे पास समर का भी लेटर है TU म्यूनिक का और विंटर का भी है, और मैंने सुबह 6 बजे बुक की और मुझे कोई चांस नहीं है जिस दिन ओपन हुई थी कि पोर्टमेंट इस साल मिलनी है या नहीं मिलनी। तो ये सूरत हाल हुआ है। अगर मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है, नहीं तो मेरे साथ 1 साल का स्टडी गैप आ जाएगा। तो ये आप गाइड कर दें बस थोड़ा सा कि अपॉइंटमेंट नहीं, वगैरह। आपका जो क्या ये वाकई में स्कॉलरशिप है जो 300 to 400 दे रहे हैं? और नहीं, वो मेरा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसको प्लान कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स है प्रोग्राम उनका TU डॉर्टमंड का, जिसमें 300 लेकिन 400 ये यूरो भी तो होते हैं। देखें कि प्रोग्राम वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है या एक शॉर्ट टर्म है? नहीं, वो 2 इयर्स की मास्टर्स डिग्री है, 2 इयर्स की इंडस्ट्रियल मैथ की, जिसमें इंटर्नशिप वगैरह और सेमिनार्स वगैरह ये भी हैं लास्ट वाले सेमेस्टर में। तो फिर अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें मतलब वो आपको पार्शली मतलब जी फंडिंग जी। जो होती है उसको पार्शली फंडिंग बोलते हैं, वो एक पूरा जी, वो स्कॉलरशिप नहीं होता। तो इसलिए ब्लॉक अमाउंट मुझे फिर उतना जो लेस बाकी यानी कि 600 यूरो का वो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, वो तो मैनेज यानी करना पड़ता है, लेकिन अगर सम टाइम ये भी होता है कि अगर एक स्कॉलरशिप मतलब पूरा नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट पे मेंशन होता है कि आप बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये भी वो एक दे रहे होते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं। तो अगर जैसे कि डार्ट के पास भी कुछ शॉर्ट टर्म के इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी इस तरह की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो फिर अगर उसके साथ वो हो जाता है तो फिर भी मैनेज हो सकता है। लेकिन ये तो 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 दाद की जो जनरल स्कॉलरशिप होती है वो मास्टर्स इन मैथमेटिक्स के लिए तो नहीं है, यानी कि जो उनका पोर्टल है EP उसमें पाकिस्तान लिस्ट में नहीं है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, बाकी वो सब्जेक्ट रिलेटेड है, में 8 से 10 है जिसमें आप यानी कि जनरल स्कॉलरशिप देते हैं मास्टर्स के लिए। PhD के लिए तो है, यानी कि आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए आई थिंक मैथ स्पेसिफाई नहीं है मास्टर्स के लिए। देखिए, मैंने मैथ्स चेक के लिए स्पेसिफ़ाई वही बात आती है कि आप मैथ्स के लिए स्पेसिफ़िक अगर ढूँढना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैथमेटिक्स की वो फ़ील्ड्स जो कि इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हैं, जो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में हैं, उससे रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेंगी। और एग्जैक्टली exactly, जैसे डार्ट मशीन। डार्ट के अंदर आपको यही मिलेंगे, डार्ट के अंदर आपको वो स्पेसिफ़िक कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर आप ढूँढने बैठ जाएँ तो इम्पॉसिबल सी बात है। जी बहुत सारी जी पोजीशन थैंक इंजीनियरिंग में है, डाटा साइंस में है, मशीन मतलब जिनके लिए हुँ। मैथमेटिक्स रिक्वायर है वो आप देखा करें। चलिए नेक्स्ट जी हमारा लास्ट शुक्रिया। क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है शीजा समीम, आई थिंक सो यही नाम है, तो ये लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। देखें जब
ऐसे बात हो रही है ना कि मतलब आप स्पेसिफिक फील्ड को लेके ना चले, तो अब जैसे मेरा मेजर साइकोलॉजी में है तो मैं इसके लिए मतलब हंटिंग कर रही हूँ कि स्कॉलरशिप अगर मुझे मिल जाए फुली फंडेड, तो मैं पूरी तौर पे अपना यानी कि मेजर तो चेंज नहीं ना नहीं कर नहीं, सकती, मुझे इस मेजर फील्ड का में भी नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। नो देखिए, हम जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स एक मेजर है। अब मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारे रिसर्च एरियाज हैं, तो हम उनकी बात देखिए साइकोलॉजी की भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं, लेकिन उनमें भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। मैं काफी देर से इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको साइकोलॉजी में या इससे रेलिवेंट फील्ड्स में स्कॉलरशिप मिले और फुली फंडेड? इफ नॉट इन जर्मनी, अदर कंट्रीज में भी हैं बट लिमिटेड पोजीशंस हैं, इतनी स्कॉलरशिप्स नहीं है।